साथियों नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने टॉपिक चालू किया था सेल में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि सेल क्या होती है, सेल को डिस्कवर किसने किया था, और लास्ट में हम लोगों ने देखा था एनिमल सेल क्या होती है। एनिमल सेल का हम लोगों ने डायग्राम देखा था कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और उन सेल ऑर्गेनल्स का क्या क्या फंक्शन है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल के बारे में देखेंगे कि प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं और एनिमल सेल जो है वो प्लांट सेल से किस प्रकार से डिफरेंट है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में साथियों हम लोग बात करेंगे। अगर एनिमल प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल पादप कोशिका की बात करें तो प्लांट सेल में भी एनिमल सेल की तरह सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को साथियों क्या नाम देंगे हम? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल से क्या डिफरेंट है वो देखें। इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल के अंदर एक थिक वॉल होती है जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक वॉल होती है जो कि सेलुलोज के द्वारा मेडअप होती है। सेलुलोज के द्वारा क्या होती है? मेडअप होती है। इस थिक वॉल को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल में मेन कंटेंट होता है वो कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। और सेलुलोज साथियों एक विशेष प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज के द्वारा मेडअप है। ये सेल वॉल केवल प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। साथ में ध्यान रखना है फंजाई के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ध्यान रखना है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन के द्वारा मेडअप होती है और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के द्वारा क्या होती है? मेडअप होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज के द्वारा मेडअप होती है। साथियों, प्लांट सेल के अंदर भी एनिमल सेल की तरह एक राउंड स्ट्रक्चर होती है, बड़ी राउंड स्ट्रक्चर है। इस राउंड स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियस। जिस प्रकार से एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ठीक उसी प्रकार से प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, यानी पर्दीय भाग में उपस्थित होता है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में नहीं होता है। उसका रीजन है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़े साइज की वैक्यूल प्रेजेंट होती है। बड़े साइज की वैक्यूल प्रेजेंट होती है, रिक्तिका प्रेजेंट होती है। ये रिक्तिका हमको कहां देखने को मिलेगी? प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी। एनिमल सेल में नहीं होती है या बहुत ही छोटे साइज की होती है। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है, ये बहुत ही छोटे साइज की होती है। इसके अंदर सेल शेप भरा होता है। स्टार्टिंग में खाली होती है, वैक्यूल है, रिक्तिका है, लेकिन बाद में इसके अंदर भोज्य पदार्थों आदि का संचय हो जाता है। किसके अंदर? रिक्तिका के अंदर। रिक्तिका की खोज किसने की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। रिक्तिका की खोज की थी साइंटिस्ट एंटनी वॉन लीवेनॉक ने। रिक्तिका की खोज किसने की? एंटनी वॉन लीवेनॉक ने की थी। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक ये राउंड स्ट्रक्चर होती है। इस राउंड स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है साथियों न्यूक्लियोलस। इस राउंड स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? इसको नाम दिया जाएगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्र का कहते हैं, इसको केंद्र का कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ थ्रेड लाइक पार्टिकल्स होते हैं। इन थ्रेड लाइक पार्टिकल्स को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर का जो लिक्विड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है इससे बोला जाता है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र की झिल्ली कहते हैं इसको, और इन सबको मिला के बोला जाता है न्यूक्लियस, केंद्रक कहते हैं। इसी केंद्रक को, इसी न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं? हम कंट्रोल हाउस कहते हैं, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को साथियों कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे जो मेन सेल ऑर्गेनल्स होता है वो कौन सा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा कोशिकांग है, और इसी को कोशिका का कंट्रोल हाउस भी कहते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये आगे जाके किसको बनाएगा? क्रोमोसोम को बनाता है, गुणसूत्र को बनाएगा, और गुणसूत्र के अंदर मेन क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए का पूरा मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि प्लांट और एनिमल सभी का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करेगा? उसको ट्रांसफर करता है। कौन? डीएनए। डीएनए के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था साथियों? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा साथियों ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट सेल के अंदर भी एनिमल सेल की तरह माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। बात समझ हमारी साथियों? इतनी सी बात, कहीं कोई दिक्कत? इसके अलावा इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। इन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है राइबोसोम। इन पार्टिकल्स को क्या नाम देंगे हम? राइबोसोम बोलेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा साथियों प्लांट सेल के अंदर एक विशेष सेल ऑर्गेनल्स होता है जिससे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग प्लांट सेल के अंदर। इसको नाम दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक कहते हैं, हरित लवक कहा जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक के अंदर संपन्न होती है। इस हरित लवक की खोज का श्रेय किसको जाता है? हरित लवक की खोज का श्रेय जाता है सिम्पर नामक वैज्ञानिक को। इसको जाता है सिम्पर नामक वैज्ञानिक को। इसी हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन का निर्माण होगा, इसलिए इसी हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं कोशिका का रसोईघर। इसी हरित लवक को कोशिका का रसोईघर भी कहते हैं, किचन ऑफ दी सेल भी कहते हैं। इस सेल ऑर्गेनल्स को हम अलग से भी देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ये हरित लवक केवल और केवल किसमें मिलेगा? प्लांट सेल के अंदर मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये वैक्यूल हमको केवल किसमें देखने को मिलेगी? प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगी। अगर एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल वृत्तिका होती भी है तो बहुत ही छोटे साइज की होती है। इसके अलावा सेल वॉल, जो कि सेलुलोज के द्वारा मेडअप है, ये सेल वॉल कोशिका भित्ति भी, क्या कहते हैं इसको? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति भी साथ ही हमको केवल प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी, एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसमें कुछ बकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें साथ ही हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें बोला जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस कहते हैं। इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस कहा जाता है। ये अपना गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी को सेल का क्या कहते हैं? ट्रैपेकुलिस कहा जाता है। ट्रैपेकुलिस ऑफ दी सेल भी कहते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है ट्रैपेकुलिस ऑफ दी
सेल भी कहते हैं। किससे कहते हैं हम लोग? गोल्जी बॉडी को कहते हैं। क्लियर? तीसरी बात, इसके अंदर जो पूरा जो जलीला लिक्विड है सबको मिलाकर के उससे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर के बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है इसे? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साथियों। इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है सबको मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखना है हमको, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे अटैच कुछ ऐसे थ्रेडक स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर फैली हुई है और पूरा जाल जैसा बना देती है। क्या बनाएंगे? इसमें जाल जैसी रचना को बनाती है, पूरा नेटवर्क जैसी रचना को बनाती है। इससे हम लोग नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। हिंदी में बोला जाता है अंतः प्रद्यवी जालिका। इसे अंतः प्रद्यवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। शॉर्ट में इसको ईआर कहते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको ईआर कहते हैं। ये अंतः प्रद्यवी जालिका कोशिका को यांत्रिक सहारा देगी। कोशिका को क्या करेगी? यांत्रिक सहारा देती है। तो साथियों इतनी सी बात को हम लोगों को याद रखना है। ये सारी बातें किसके बारे में है? प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? ध्यान से देखें। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर वेल डेवलप्ड वैक्यूल यानी रिक्तिका प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी साइज की प्रेजेंट होती है। क्लियर है? बट प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है और एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहां पे मिलेगा हमको? सेंटर में मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। इन बातों को हम लोग याद रखेंगे। डिफरेंस आपको रखने नहीं है, बेसिक डिफरेंस है जो कि दोनों डायग्राम्स को देख करके अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। रटने का प्रयास नहीं करना है, सारी चीजों को समझना है, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है रटने से क्वालिफाई नहीं होते हैं। जब तक हम लोग समझ के नहीं पढ़ेंगे जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। और हम लोग को एग्जाम क्रैक करना है, टाइम पास नहीं करना है। इसलिए साथियों अच्छे से पढ़ते रहना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप लोगों को बाद में रिवाइज करने में तकलीफ ना हो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे कहते हैं। दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन आता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल का टॉपिक पढ़ने से हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक भी आसान हो जाता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंदर भी सेल की बेसिक बातें जानना जरूरी है। जब तक हम लोग सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पूरी बायोलॉजी का आपका बेस है। सेल का जो टॉपिक है पूरी बायोलॉजी के अंदर एक बेसिक की तरह काम करता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना जरूरी होता है। ठीक है साथियों, हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किससे कहते हैं? और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव दोनों के बारे में जानेंगे। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक सिंगल सेल के द्वारा मेडअप है। ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक ही सिंगल सेल के द्वारा मेडअप है। इनका संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका के द्वारा बना होता है। ठीक है, यह संगठित होता है। इनके शरीर के अंदर केवल एक ही कोशिका है, पूरी होल बॉडी एक ही सेल के द्वारा मेडअप है। सिंगल सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है। जो सिंगल सेल है वही पूरा क्या है? ऑर्गेनिज्म है। इसमें आता कौन है? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है हमारा मोनेरा जगत।
मोनेरा किंगडम, जो मोनेरा जगत है और हमारा जो प्रोटिस्टा जगत है, दोनों को ध्यान रखेंगे हम लोग। मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत दोनों ही किस में आते हैं, हमारे एक कोष की जीवों में आते हैं। मोनेरा में कौन आएगा, मोनेरा में हमारे आते हैं जीवाणु। कौन आते हैं हमारे, जीवाणु, साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। हाथियों ध्यान रखना है, हमारे जीवाणु, साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये जितने भी जीव हैं ये सब किस में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं, जो कि सभी कैसे जीव हैं, एक कोष के जीव हैं। इसके अलावा हमें देखना है बहुकोष की जीवों के बारे में। इसके बारे में, बहुकोष की जीवों के बारे में। अच्छा साथी एक चीज और देखना, प्रोटिस्टा जगत में कौन आता है, इसमें आएगा हमारा अमीबा, इसमें आएगा हमारा पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये जितने भी एक कोष के जीव हैं सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, मोनेरा जगत की जीव भी एक कोष की है और प्रोटिस्टा जगत के जीव भी कैसे हैं, एक कोष की हैं। लेकिन ध्यान रखना है साथियों, मोनेरा जगत के जो जीव हैं ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव हैं ये सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। मोनेरा जगत के जीव जितने भी हैं सब कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। और प्रोटिस्टा जगत के जीव जितने भी हैं सब कौन से हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका किससे कहते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना को पादप और जंतु, पादप और जंतु दोनों के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। दोनों के बीच की क्या कहते हैं, इसको संयोजी कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। पादप और जंतुओं के मध्य की क्या कहते हैं, इसको संयोजी कड़ी कहा जाता है। कैसे, यूग्लिना को। तो इतनी सी बात साथियों हम लोग याद रखेंगे। और बहुकोष की जीव, ऐसे जीव इनका संपूर्ण शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा संगठित होता है। इनका संपूर्ण शरीर कई प्रकार की या एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा या कई कोशिकाओं के द्वारा संगठित होता है। कई कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, संगठित। मतलब ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, संगठित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोष की जीव कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम लोग, बहुकोष की जीव कहते हैं। इसमें साथी कौन आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कवक जगत। कवक जगत के जितने भी जीव हैं सब किस में आते हैं, बहुकोष की में आते हैं। पादप जगत के जीव जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं, बहुकोष की में आते हैं। इसके अलावा जंतु जगत के जितने भी जीव हैं, जंतु जगत के जितने भी जीव हैं सब किस में आते हैं, अपने बहुकोष की जीवों में आते हैं। किसमें आते हैं, बहुकोष की जीवों में। और ध्यान रखना है साथियों, बहुकोष की जीव ये जितने भी हैं, चाहे कवक जगत हो, चाहे पादप जगत हो, चाहे जंतु जगत, सभी की जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ऐसी कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। चाहे कवक जगत हो, चाहे पादप जगत हो, चाहे जंतु जगत हो, इन सभी जगत के जो जीव होते हैं सब कैसे होते हैं, अपने यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। तो तीसरी बात को हम लोग याद रखेंगे। हम लोगों ने जाना कि एक कोष की जीव क्या होते हैं और बहुकोष की जीव क्या होती है। क्लियर साथियों, तीसरी बात। अब हम लोग बात करेंगे, हमारा टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अगर इसको समझ लिया तो हमारे लिए मोनेरा जगत को पढ़ना, प्रोटिस्टा जगत को पढ़ना, यानी पूरे वर्गीकरण को पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि पूरे वर्गीकरण की शुरुआत यहीं से होती है।
अगर हमको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, अगर इन सभी के बारे में नहीं मालूम है तो आगे पढ़ पाना क्या होगा, थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए इन सारी बातों को जान लेना आवश्यक है। और बायोलॉजी में कोई भी चीज आप लोगों को रटना नहीं है, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। कोई भी चीज रटने की नहीं है, शब्दों को ध्यान से देखें, उनको तोड़ें और उसका मतलब निकालें। उसका अर्थ अगर आप लोग निकाल लेंगे तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। साथियों, हम लोगों को चर्चा करना है प्रोकैरियोटिक सेल और साथ ही दूसरी अपनी यूकैरियोटिक सेल। दोनों को ध्यान से समझें। हम इसके शब्दों को तोड़ देते हैं। इसमें दो शब्द हैं, प्रो और कैरियन। एक शब्द है प्रो और दूसरा है कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्राचीन या प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्राचीन या प्रिमिटिव। या इसी का दूसरा नाम होता है अल्प विकसित, या इसी को बोला जाता है प्रारंभिक। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रारंभिक बोलते हैं। प्राचीन या अल्प विकसित, या इसी का नाम क्या देंगे हम लोग, प्रारंभिक नाम देते हैं। प्रारंभिक प्रकार का न्यूक्लियस, ठीक है क्या नहीं। और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान से देखें, शब्दों को देखेंगे। ऐसी सेल, ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राचीन या अल्प विकसित या प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उन्हें हम कौन सी कोशिका बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मीन्स प्राचीन हो गया, या अल्प विकसित या प्रारंभिक, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं, साथियों में लिख देता हूं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राचीन या प्रारंभिक या अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है, उन्हें हम कौन सी सेल बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्लियर है तीसरी बात। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, शब्दों को देखें थोड़ा सा। यू और कैरियन। यू का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न, या इसी को बोला जाता है पूर्ण विकसित, आधुनिक और पूर्ण विकसित। और कैरियन का मतलब क्या होता है, केंद्र, न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें आधुनिक और पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें आधुनिक और पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसे लिखेंगे साथियों इसमें, ऐसी कोशिकाएं जिनमें आधुनिक और पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। जिनमें आधुनिक और पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होता है, उन्हें हम कौन सी बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। क्लियर है। क्योंकि कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, न्यूक्लियस है। अभी हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस के सबसे बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्र की झिल्ली। हम लोगों ने केंद्रक देखा था। प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों के अंदर ही हम लोगों ने केंद्रक को देखा। हमने केंद्रक में क्या देखा कि केंद्र की जो बाहर की झिल्ली है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र की झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा उसमें गोल संरचना थी, इससे हम लोगों ने केंद्र का बोला था, न्यूक्लियोलस। इसके अलावा साथियों उसके अंदर गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब न्यूक्लियस डेवलप नहीं है तो उसके अंदर केंद्र की झिल्ली, केंद्र का गुणसूत्र, ये सभी चीजें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। सभी चीजें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, ये एब्सेंट होती हैं, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो कोशिका, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्र का है, क्रोमोसोम है, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारी चीजें एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो वे सभी चीजें क्या होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती है।
यानी जो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, ये सभी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इतनी सी कहानी आपको क्लियर है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखो, हमने सेल को तो देखा है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए तो इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए, खुला डीएनए है, कुंडलित अवस्था में, कुंडलित डीएनए है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसे हम लोग, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के केंद्रक को, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोइड। या इसी का एक नाम और होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीनोफोर। क्या कहा जाता है इसको, जीनोफोर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा इनके डीएनए से जुड़ी हुई एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है। इतनी सी बातों को साथियों अभी हम लोग याद रखेंगे, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। रटने का प्रयास नहीं करना है, अगर समझ के पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। प्रो का मतलब प्राचीन या अल्प विकसित या प्रारंभिक, और कैरियन का मतलब केंद्र, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राचीन और अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें आधुनिक और पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, साथ ही उससे हम लोग कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस बहुत ही प्राचीन है, अल्प विकसित है, प्रारंभिक प्रकार का है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। और इनके अंदर तो जो यूकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर तो पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। डीएनए से जुड़ी हुई जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इनके अंदर एब्सेंट है और इनके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ बेसिक डिफरेंस और है, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या बेसिक डिफरेंस है, ध्यान से देखें। जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ध्यान देना है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग जैसे साथियों हम लोगों ने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, साथियों हम लोगों ने बात की गोल्जी बॉडी की, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात की। ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसके अलावा लाइसोसोम की बात की, लाइसोसोम की बात की, लाइसोसोम की बात की, ठीक है, सेंट्रोसोम की बात की। ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सभी हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिक बात को ध्यान रखेंगे कि हमने जितने भी आपको सेल ऑर्गेनल्स बताए, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, लाइसोसोम हो, सेंट्रोसोम हो, ये सभी सेल ऑर्गेनल हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से राइबोसोम है, 70s राइबोसोम है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेनली तो होते हैं 80s राइबोसोम। मुख्यतः कौन से होते हैं, 80s राइबोसोम। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें और क्लोरोप्लास्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो वहां पर कौन से राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम होते हैं। अगर साथियों हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो वहां पर कौन से राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लास्ट में हम इनके एग्जांपल की ओर बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता कौन है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साथियों मेनली हमारा कौन सा आता है, मोनेरा किंगडम। कौन आएगा इसमें, मोनेरा किंगडम।
अभी आपको बताया था मोनेरा में कौन आएंगे, जीवाणु, साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये सब किस में आते हैं, हमारे मोनेरा किंगडम में आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। और हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेनली हमारा एग्जांपल क्या रहेगा, इसके अंदर हमारा प्रोटिस्टा जगत, फंजाई मतलब कवक जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल, ये चारों किंगडम किसमें आती है, हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यहां से हमारे पूरे क्लासिफिकेशन का बेस क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को पढ़ने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। लगातार साथियों पढ़ते रहें, क्लासों को रिवाइज करते रहें, जिससे कि हम लोगों को आगे के टॉपिक को पढ़ाने में आसानी हो, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, कहीं आपको दिक्कत ना आए। जहां भी आपको दिक्कत आती है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। साथियों अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ, हम उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।